हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल का हम लोग पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहते थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो कल हम लोग जाने थे मार्लियामेंटो सुधार, तो बताए थे कि जैसे नाम छोटा है तो उसका डेट छोटा होगा, नाम बड़ा है उसका डेट बड़ा। तो मार्लियामेंटो सुधार पढ़े थे, कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। कब आया? 1919 में। देखिए, नाम छोटा था मार्लियामेंटो, तो उसका टाइम भी छोटा है, डेट भी छोटा है, 1919। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये नाम बड़ा है, उसका टाइम बड़ा है, 1919। ये याद करने का छोटा सा ट्रिक हो गया। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया, जब ये आया था तो उसमें क्राउन कौन था ब्रिटेन का? तो जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम वही है जिसके स्वागत के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। कौन? 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था, किसके लिए? जॉर्ज पंचम। उसकी पत्नी मैरी आई थी, उसी के सम्मान के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगाया। तो वही जॉर्ज पंचम अभी क्राउन है। भारत सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू है। और वायसराय चेम्सफोर्ड है। तो नाम तो समझ गए कैसे पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि वायसराय भारत सचिव बड़ा पद है, मॉन्टेग्यू पहले आ गया, वायसराय छोटा पद है, तो चेम्सफोर्ड बाद में आ गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम आ गया। देखिए, इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इसका पृष्ठभूमि मतलब कैसे ये तैयार हुआ। तो पृष्ठभूमि था कि होम रूल आंदोलन चालू था, पता होगा। होम रूल आंदोलन अधिवेशन की अगुवाई में होम रूल आंदोलन चल रहा था। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है। अभी जब आया था तो प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था और गांधी जी का आगमन तो हो ही चुका था। तो अब जो इसका प्रावधान क्या गया? प्रावधान हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई। द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई। देखिए, द्विसदनात्मक विधायिका क्या होता है कि जैसे बात कर लीजिए, क्या है द्विसदनात्मक विधायिका? तो कौन कौन? एक राज्य परिषद, दूसरा विधान परिषद यानी कि विधानसभा, जिसको राज्य परिषद यानी कि ये उच्च हो गया और ये विधान परिषद ये निम्न हो गया। तो यही जो है ना, राज्य परिषद और विधान परिषद, आगे जाके राज्यसभा और लोकसभा बनता है। यही जो है आगे जाके क्या बनता है? राज्यसभा। और यही आगे जाके क्या बनता है? लोकसभा। यहीं से तैयार होके आगे जाके, हालांकि लिया जाता है 1935, लेकिन तैयार कहाँ से होता है, कहाँ से तैयार होता है? तो यहीं से 1919 के भारत शासन अधिनियम से यहाँ तैयार होता है, जो आगे जाके राज्यसभा और लोकसभा बनता है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए, जैसे बात कर लेते हैं भारत का, तो भारत में भी विधायिका का दो पार्ट है। दो मतलब विधायिका क्या? द्विसदनात्मक है। कैसे? दिख रहा है, जैसे भारत है तो यहाँ विधि निर्माण के लिए भारत में भी क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका है। विधायिका मतलब जो कानून निर्माण करती है। भारत में देखिए, विधि निर्माण के लिए यानी कि कहाँ निर्माण होता है? संसद में। तो संसद हालांकि राष्ट्रपति भी जाता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता। मुख्य रूप से, मेन रूप से राज्यसभा और लोकसभा ही कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। तो संसद देखिए कौन होता है? राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है, यानी उच्च और निम्न, उच्च सदन और निम्न सदन। तो भारत में भी क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो आप देखिए, द्विसदनात्मक और द्वैध शासन, ये दोनों में फर्क है, अंतर है दोनों में। क्या बोले? द्विसदनात्मक और द्वैध शासन। तो द्विसदनात्मक समझ के कानून निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए दो भाग है, उसको दो पार्ट लिया गया है, यानी कि दो पार्ट मिलके इसको कानून निर्माण करें। लेकिन द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन मतलब कि एक शक्ति यानी कि पावर को दो भाग बांट दिया गया। पावर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वही क्या होता है? द्वैध शासन होता है। जैसे कि पढ़े थे जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में,
तो कंपनी एक था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें क्या कर दिया, द्वैध शासन ला दिया गया था। क्या कर दिया गया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था, दिख रहा है, कंपनी था एक ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसमें द्वैध शासन ला दिया गया। पहले सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, लेकिन अब क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया। यानी कि एक को बोला गया कि आप सिर्फ व्यापार को देखिए और एक को बोला कि आप राजनीतिक मामलों को देखिए। क्या हुआ, एक कंपनी था लेकिन उसमें द्वैध शासन है कि दो आदमी को काम अलग अलग बांट दिया गया। चलो आप ये डिपार्टमेंट देखो और हम ये डिपार्टमेंट, मतलब आप व्यापार को देखो और हम राजनीतिक मामले को देखते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो इसको दो भाग बांट दिया गया था। अब जैसे मान लीजिए अपने परिवार में भी होता है कि जैसे मम्मी पापा का उदाहरण ले लीजिए, तो होता क्या, मम्मी रहते घर में, उनको बोला जाता है आप घर का काम संभालिए, पापा बाहर का संभालते हैं। यानी कि मम्मी वित्तीय मामले के संभालते, घर में रहते तब सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ लेना रहता है, कोई सामान खरीदना तो जाते हैं मम्मी से लेने के लिए, पापा भी आएंगे तो मम्मी से लेने के लिए आएंगे। क्या है, घर में भी क्या है, द्वैध शासन है कि मम्मी घर कम संभालती है और पापा बाहर कम संभालते हैं। यानी कि एक आदमी वित्तीय मामले संभालते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो वही हुआ था द्वैध शासन। कहाँ, बंगाल में हुआ था। कब, नवाब बोला था आप काम कीजिए और वित्तीय हम पर छोड़ दीजिए। नवाब बोला कि आप सिर्फ काम कीजिए, वो काम करता था और वित्तीय मामले कौन देखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी देखता था। यही हुआ द्वैध शासन, यानी कि पावर को दो भाग में डिवाइड कर देना हुआ द्वैध शासन। यह समझ गए द्वैध शासन। क्या हुआ था, राज्य परिषद और विधान परिषद। राज्य परिषद में टोटल 60 सीट था और विधान परिषद में 144। 60 में क्या क्या निर्वाचित 34 होता था और मनोनीत 26। मनोनीत मतलब कि इसको देखिए, मनोनीत मतलब इसको निर्वाचन नहीं किया जाता, किसी के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता था। और विधान परिषद में 144 था। इसमें 44 में क्या फॉर्मूला, 104 और 40 का। देखिए यहाँ 34 26, ध्यान देखिए 34 26, यानी कि निर्वाचित कितना 34 और मनोनीत 26। लेकिन विधानसभा में, विधान परिषद में ये निर्वाचित नहीं है, निर्वाचित और ये मनोनीत। निर्वाचित 104 और मनोनीत 40। मनोनीत कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए इसमें क्या था कि निर्वाचन का जो प्रणाली था ना, देखिए निर्वाचन की प्रणाली 1909 में आ गया था। पता होगा निर्वाचन 1909 में आया था, जिसमें अप्रत्यक्ष और सीमित निर्वाचन था। लेकिन अब क्या हुआ, निर्वाचन तो था ही, लेकिन निर्वाचन में क्या हुआ, अब निर्वाचन प्रत्यक्ष हो गया। क्या, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। प्रत्यक्ष मतलब कि सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। जैसे भारत में ले लीजिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो उसमें क्या प्रत्यक्ष रूप से चुनता, लोगों द्वारा चुना जाता है। विधानसभा में देखिए मुख्यमंत्री होता है तो लोगों द्वारा चुना जाता है। पंचायत में ही ले लीजिए, पंचायत में क्या, सरपंच लीजिए, मुखिया लीजिए, क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन लोगों द्वारा चुना जाता है। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय भी आ गया था। क्या, प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा हुआ था, ये पहला प्रत्यक्ष, दूसरा हुआ था सीमित कर दिया गया था। उस समय भी सीमित था, लेकिन अब सीमित करके कुछ बढ़ाया गया। सीमित में भी कुछ बढ़ाया गया। सीमित था लेकिन क्या, निर्वाचन कौन कर सकता था, देखिए महिला को तो अधिकार दे दिया गया था। महिला निर्वाचन मतलब वोट दे सकती थी, मतलब महिला को अधिकार मिल गया। और इसमें भी सीमित में कर दिया क्या, देखिए सीमित में कर क्या दिया गया कि जो टैक्स पेयर करता हो, उसके बाद जिसके पास क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो, और तीसरा जिसके पास प्रॉपर्टी हो, यानी कि जो कर देता हो, जिसके पास शिक्षा हो और जिसके पास संपत्ति हो, वही निर्वाचन मतलब कि वो वोट डाल सकता, वही निर्वाचन कर सकता था। बाकी बात नहीं। क्या, टैक्स पेयर, एजुकेशन और प्रॉपर्टी, जिसके पास संपत्ति हो, टैक्स यानी कर देता हो और शिक्षा हो, वही निर्वाचन कर सकता है। यहाँ लिमिट कर दिया गया था कि ये चीज़ जिसके पास रहेगा वही निर्वाचन कर सकता है। क्या हुआ, सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया। लेकिन महिलाओं का अधिकार देख, महिलाओं में भी अब ये नहीं कि सभी महिलाओं को दिया गया था, जो इसके अंतर्गत आएगा वही महिलाओं को निर्वाचन में भी अधिकार दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, केंद्र में तो द्विसदनात्मक विधायिका को द्विसदनात्मक कर दिया गया था, लेकिन राज्य या प्रांत में क्या किया, द्वैध शासन ला दिया। क्या, द्वैध शासन। राज्य प्रांत में द्वैध शासन, यानी कि पावर को राज्य में बांट दिया था, प्रांत में पावर को बांट दिया था। क्या,
तो एक आरक्षित कर जैसे दूसरा हस्तांतरित। लेकिन द्वैध शासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्वैध शासन को जन्मदाता जैसे लियोनस कार्टियस को माना जाता है। किसको? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी डायर की। कौन बुक? डायर की। तो डायर की बुक के लेखक कौन है? लियोनस कार्टियस। कौन? लियोनस कार्टियस। अब कहिएगा यार द्वैध शासन तो इससे पहले जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट के वक्त भी जाने थे द्वैध शासन, तो जन्मदाता अभी कैसे हो गया? क्वेश्चन आएगा ना। तो जन्मदाता अभी कब हो रहा है? 1919 में जन्मदाता कैसे आ जाएगा? जो कि तो द्वैध शासन तो 1784 में भी पढ़े थे। लेकिन देखिए बात है कि द्वैध शासन ये नहीं कि अभी आया था, द्वैध शासन पहले भी था, लेकिन अभी जो है सो पहले औपचारिकता नहीं मिली थी, उसको फॉर्मेलिटी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है औपचारिक रूप से अब इसको औपचारिकता मिल गई। कब? 1919 के जब लियोनस कार्टियस ने बुक लिखी डायर की, तब इसको औपचारिकता मिली, जिसके कारण इसको जन्मदाता माना जाता है। लेकिन द्वैध शासन इससे पहले भी था, बस सिर्फ औपचारिकता नहीं मिली थी। ठीक, तो विषयों का यानी कि पावर क्या गया? बढ़ दिया गया। किसमें? एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर, यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में क्या क्या? आरक्षित का पावर किसके पास था? आरक्षित का जो पावर था वायसराय परिषद के पास था। किसके? वायसराय परिषद के पास आरक्षित का पावर था। और इसके अंतर्गत क्या आता था? विषय क्या था? राजस्व था, न्याय था, वित्त था और पुलिस। इस सब मामले पर कानून बनाना हो, यानी कि विधि बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय परिषद को था। दूसरा था हस्तांतरित। हस्तांतरित किसके द्वारा था? मंत्रियों के द्वारा। अब कहिएगा मंत्री क्योंकि चुनाव से पहले स्टार्ट हो गया था, तो मंत्रियों के द्वारा क्या था? हस्तांतरित था। और मंत्रियों के पास क्या था? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। इसके पास क्या पावर था? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। इस सब मामलों पर कौन देखरेख करेगा? मंत्री करेगा। लेकिन वायसराय परिषद किस पे करेगा? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। इस पे कौन? वायसराय परिषद करेगा। तो ये तो गया राज्य प्रशासन द्वैध शासन। उसके बाद होता है प्रावधान क्या? देखिए उसके बाद होता है कि ली आयोग का गठन होता है। क्या? ली आयोग का गठन होता है 1926 में। कब? 1926 में। यानी कि प्रावधान कहेगा ली आयोग का। यूपीएससी जो भी है, यूपीएससी किससे बना? लीग आयोग से बना। आप पूछा यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से आया है? ली आयोग से आया। क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस कमेटी के गठन पर आया था? तो ली आयोग कमेटी। कौन कमेटी? ली आयोग। क्वेश्चन आ जाता है कि ली आयोग क्या है? तो यूपीएससी को बनाने में ली आयोग आया था, कमेटी बना था। देखिए ली आयोग अभी वर्तमान भारत में ली आयोग मतलब यूपीएससी किस आर्टिकल के प्रावधान में आता है? देखिए 312, 314 और 315। 312, 314 और 315 ये तीनों आर्टिकल के प्रावधान है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में किन आर्टिकल में? 312, 314 और 315। ये हो गया, ये आ गया। उसके बाद हो गया कैग। अब देखिए क्या हुआ? कैग की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। क्या? कैग की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। जो वर्तमान में जो भारत में कैग कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान हुआ, जो वर्तमान में आर्टिकल 148 में जिसका प्रावधान किया। आर्टिकल 148 में क्या का प्रावधान है। उसके बाद हुआ कि गवर्नर परिषद में, जिसको वायसराय की परिषद भी कहते हैं, गवर्नर परिषद को जो वही पहले गवर्नर परिषद था, अब क्या हो गया? वायसराय की परिषद हो गया। तो वायसराय की परिषद में 6 में से 3 भारतीयों का प्रावधान कर दिया, यानी कि 6 में से 3 भारतीय होना चाहिए। क्या? 6 में से 3 भारतीय होना चाहिए। देखिए इससे पहले क्या पढ़े थे 1909 में कि गवर्नर जनरल की परिषद में, यानी कि वायसराय की परिषद में एक भारतीय को प्रवेश मिला था। कौन था वह भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? 1909 में किनको प्रवेश मिला था? कब? 1909 में।
1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में जगह मिली थी। बस एक भारतीय था। लेकिन अब क्या हुआ 1919 में हो गए 6 वायसराय की परिषद में कितना सदस्य था? 6 सदस्य में क्या कर दिया गया कि अब 6 में से 3 भारतीय का होना जरूरी था। तो 6 में से 3 भारतीय का होना चाहिए। उसके बाद क्या किया, केंद्र और राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। अब क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बजट को अलग कर दिया, यानी कि केंद्र अपना बजट बनाएगा, राज्य अपना बजट बनाएगा। लेकिन इससे पहले का क्या हुआ था, देखे थे 1833 में, पता होगा, देखिए 1833 में क्या कर दिया गया था कि केंद्र ने राज्य को बजट को भी अपने में मिला लिया, यानी कि उसका अधिकार, मतलब राज्य के अधिकार को, बजट बनने के अधिकार को छीन लिया और केंद्र अकेले बनाने लगा। लेकिन अब क्या किया, केंद्र ने राज्य को अधिकार दे दिया कि भाई राज्य अपना बजट अपना अलग बनाए, केंद्र अपना बनाएगा, राज्य अपना बनाए। लेकिन 1833 में क्या हुआ था, केंद्र ने राज्य से छीन लिया और सिर्फ कौन बजट बनाता था, तो केंद्र बनाता था, राज्य नहीं बनाता था। लेकिन अब केंद्र और राज्य अलग अलग बजट बनाने लगा। उसके बाद हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ा दिया गया। क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ा दिया गया। इससे पहले 1909 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन तो शुरुआत हुआ 1909 में ही। उसमें क्या हुआ था, सिर्फ मुस्लिम को अलग किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिम को अलग किया, जिसमें से मुस्लिम वोटर कैंडिडेट खड़ा तो सिर्फ मुस्लिम वोट ही डाल सकता था। लेकिन अब क्या कहा, उसको अब और बढ़ा दिया, और बढ़ा के क्या कर देगा, अब मुस्लिम तो था ही, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को भी शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या हुआ, मुस्लिम था, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को भी शामिल कर लिया गया। ठीक, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल बनाया गया। क्या हुआ, नरेश मंडल कब बनाया गया, 8 फरवरी 1921 को। ये क्या, नरेश मंडल कब बनाया गया, 8 फरवरी 1919 को, 1921 को। और जिसमें से 121 देसी रियासतों के राजकुमार को शामिल किया गया था। देखिए नरेश मंडल बनाने का उसका मुख्य उद्देश्य था कि 121 जो देसी रियासत था, जो प्रांत का जो रियासत था, जो राजकुमार था रियासत का, उसको इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यानी कि एक चाल चल दिया कि जो भी राजकुमार है उसको एकजुट कर दिया। इसके एक मंडल, यानी कि एक मंडल में, यानी कि एकजुट करके उसको एक जगह कर दिया। कितना, 121 देसी रियासतों का। तो 121 देसी रियासतों के लिए क्वेश्चन आता है कि देसी रियासतों के लिए कौन सा मंडल बनाया गया, तो कौन मंडल बनाया, नरेश मंडल बनाया गया। ठीक, अब क्या होता है कि नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। क्या, साइमन आयोग का गठन किया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अवलोकन के लिए किया जाता है। देखिए होता है क्या कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, जब ये लाया गया था उस समय एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक, उसका वैधानिक आयोग का गठन किया गया और उसमें कहा गया कि 10 वर्षों के बाद वो वैधानिक आयोग जो गठन किया जाएगा, वो 10 वर्षों के बाद उसको जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। 10 वर्षों के बाद, कब, कितना, 10 वर्षों के बाद वो अपना रिपोर्ट पेश करेगा। वैधानिक आयोग गठन किया गया, 10 वर्षों के बाद करेगा। लेकिन होता है क्या है, कुछ कारणवश 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 19 कितना हो जाता, 29 हो जाता। पेश करना था कब गठन करना, अब हो जाता 1929 में। लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही सामान्य आयोग का गठन कर दिया जाता। किसका, 1927 में। वैसे होता कितना, 1929 में, लेकिन कब हो जाता, 1927 में। क्यों, क्योंकि उसी समय प्रावधान किया गया था कि वैधानिक आयोग गठन किया जाएगा और 10 वर्ष के बाद उसको जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेगा, 10 वर्ष बाद। लेकिन होता है क्या, 29 में नहीं होकर 1927 में सामान्य आयोग का गठन किया जाता है। क्यों, क्योंकि 1919 के शासन अधिनियम को अवलोकन करने के लिए ही। उसके बाद क्या, 1927 में से क्या इसका गठन हो जाता है, और 1930 में 1927 में गठन हुआ। लेकिन जब 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ तो इसको सभी दलों ने बहिष्कार भी किया था, पता होगा। क्योंकि साइमन आयोग में जितना भी सदस्य थे, 7 लगभग सदस्य थे,
थोड़ा माइंड उतर रहा, लगभग 7 सदस्य, तो सभी कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए सभी दलों ने उसका बहिष्कार भी किया था। तो 1927 में सेवन आयोग का गठन हुआ और 1930 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया। कब? 1930 में। और 1930 में जब रिपोर्ट पेश किया गया तो यही कारण, मतलब आगे जाके 1930 के बाद देखिए 1930, 31 और 32, उन्नीस सौ 30 में तो रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कब कब? 1900 क्वेश्चन आता है कि कब कब गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 1930 में हुआ, 1931 में और 1932 में हुआ। कहाँ? लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है और जिसका कारण होता है कि एक श्वेत पत्र निकल कर आता है यहाँ, दिख रहा है? क्या हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र निकल कर आया, जिसमें जो श्वेत पत्र आया वही कारण होता है, श्वेत पत्र कारण होता है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसी में शामिल कर दिया जाता है। ठीक, इतना तक समझ गए? उसके बाद क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। क्या? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की? रेमंड मैकडोनाल्ड ने। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमंड मैकडोनाल्ड। तो सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। अब देखिए, तो पहले निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक अवार्ड बनाया जाएगा, तो पहले ही तो पूरा भारत बटा ही था, हिंदू बांट दिया, मुस्लिम बांट दिया, सिख बांट दिया, ईसाई बांट दिया, यूरोपीय अलग कर दिया, आंग्ल भारतीय को निर्वाचन के लिए सबके लिए तो अलग अलग कर दिया। लेकिन अब क्या किया इसने कि दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। क्या? दलितों के लिए। अब भाई देखो, हिंदू को तो अलग किया, मुस्लिम को क्या किया, सिख ईसाई को क्या किया, हिंदू में ही दलित आ जाता है। अब इसने क्या क्या सोचा कि इतना तो होगा ना, अब क्या करते? दलित को भी बांट देते। इसने क्या किया? दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी है। तो ये तो बहुत भयंकर बात हुआ, बहुत ही खराब बात हुआ। तो इसलिए गांधी जी ने पूना में है यरवदा जेल, देखिए ये जो सांप्रदायिक अवार्ड की जो घोषणा किए गए थे रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, इससे गांधी जी दुखी होकर, निराश होकर पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। क्या जानते हैं? गांधी जी कोई भी चीज़ होता डायरेक्ट अनशन पर बैठते थे, भूख हड़ताल पर बैठते थे। तो जब ये घोषणा किया गया तो गांधी जी क्या हुआ? पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। तब कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता होता है। इसके संशोधन के लिए, सांप्रदायिक अवार्ड को जो घोषणा किया गया था, इसको संशोधन के लिए कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता होता है, जो 1932 में होता है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है लगभग। हाँ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या था? इस सांप्रदायिक अवार्ड जो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन किया गया था, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन दलितों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था, यानी आरक्षण की व्यवस्था कर दिया जाता है। तो भारत शासन अधिनियम इतना ही तक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।